हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज हम लोग AITS 13 और टेस्ट 23, रेगुलर टेस्ट 23 और AITS 13 का सलूशन देखेंगे। इसमें जो फुल सिलेबस टेस्ट है, ये पूरा सिलेबस आएगा 11th एंड 12th का। शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना। एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 kg मीटर स्क्वायर गिवन है और रेडियस 0.2 मीटर गिवन है। फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। इफ ए स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड इट एंड इट इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ये इस तरह का कुछ सिस्टम होगा। ये डिस्क है, ऐसे करके फिक्स है, रोटेट कर सकती है। इसके चारों तरफ एक स्ट्रिंग को रैप किया गया है ऐसे, और ये इसका एक सिरा लटक रहा है और इस पर नीचे की तरफ को एक फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का। ये तो पूछ रहा है, बताइए इसके एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 4 सेकंड के बाद। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एंगुलर वेलोसिटी होगी ही क्यों। तो जब इसको खींचेंगे, डिस्क घूमेगी घूमेगी तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। शुरू में 0 है, 4 सेकंड बाद पूछ रहे हैं तो हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका हम रेडियस r मान लेते हैं तो सेंटर के अबाउट जो टॉर्क मिलेगा, टॉर्क अबाउट सेंटर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर इनटू अल्फा। टॉर्क के अबाउट सेंटर ये फोर्स देगा। जो फोर्स थ्रेड पे डायरेक्ट लगाया जाता है वही टेंशन बन जाता है। थोड़ी आवाज, गला खराब है तो जो फोर्स थ्रेड पे डायरेक्ट लगाया जाता है वही थ्रेड में टेंशन बन जाता है। तो यहाँ टेंशन 10 न्यूटन होगा और इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो T इंटू आर यानी F इंटू आर, ये टॉर्क हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 0.4 और इससे अल्फा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, रेडियस आपको 0.2 गिवन है, तो 10 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.4 इंटू अल्फा। पॉइंट पॉइंट कट गया, अल्फा सॉल्व हो गया 20/4 यानी 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा आया। ओमेगा पूछा जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन, चूंकि अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। शुरू में ओमेगा 0 था तो बाद में ओमेगा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 5 है और टाइम दिया है 4 सेकेंड, तो ओमेगा आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन चेक करते जाइएगा आप लोग, है ना, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं किस हाइट पर, अर्थ के सरफेस से किस हाइट पर जो वेट है वो अर्थ के वेट का 1/16 हो जाएगा। अच्छा, वेट आप जानते हो mg होता है, मास तो बदलता नहीं, g बदल जाता है। तो अर्थ के सरफेस पर अगर g के वैल्यू को g ले लेते हैं तो यहां 1/16 वेट होने के लिए g की वैल्यू जो है g डैश जो है वो g/16 होना चाहिए। अच्छा, जी डैश का फॉर्मूला हमें याद होता है, अप्लाई कर देंगे। जी डैश का फॉर्मूला होता है g/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। अब इसमें एक गलती कर सकते थे आप लोग कि यहाँ अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा देते। अगर अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर आप लोग तो वो तो तभी लगता है ना जब h r से बहुत छोटा हो। अब चूंकि g में कमी काफी ज्यादा हो गई, g जो है 1/16 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब h छोटा नहीं होगा, h बड़ा होगा, और h बड़ा है तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जी डैश की जगह g/16 रख देंगे, बाकी सॉल्व करना है। तो ये g/16 हो गया और ये होगा g/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। g से g कट गया, यहां से 1 प्लस h/re का होल स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा। तो 1 प्लस h/re 4 आ जाएगा और यहां से h/re 3 आ जाएगा। तो h इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ये हाइट हो जाएगी। यानी अर्थ के सरफेस से जो हाइट है, सरफेस से पूछा उन्होंने, है ना, हाइट पूछा, हाइट का मतलब सरफेस से, तो वो 3 टाइम्स आ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चेक करते जाइए आप लोग। डिटरमाइन द प्रेशर डिफरेंस इन वाटर ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एज शोन इन द फिगर। प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता, दो ही क्वेश्चन है, सेट है हर क्वेश्चन का पैटर्न, एक बर्नौलीज थ्योरम और ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा, तो जैसे यहां पे प्रेशर हम लोग P1 मान लेते हैं तो यहां P2 होगा। बर्नौलीज थ्योरम हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो रोजिएच वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां से प्रेशर डिफरेंस यानी P1 माइनस P2 यही निकालना है और वो आ जाएगा हाफ रो कॉमन ले लेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ गया। V1 तो आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, यानी यहां की वेलोसिटी तो आपको पता है ये 4 मीटर पर सेकंड है। V2 भी पता हो जाए तो आंसर सॉल्व हो जाए। V2 निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे। तो यूजिंग A1 V1 इक्वल टू A2 V2, लिक्विड फ्लो का कोई क्वेश्चन आए बस यही दोनों करना होता है। A1 यहां का डायमीटर D1 है तो रेडियस D1/2 हो जाएगी। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई D1/2 का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू पाई D2/2 का स्क्वायर इंटू V2। पाई से पाई, 4 से 4 सब कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन बन गई V1 D1 स्क्वायर इक्वल टू V2 D2 स्क्वायर। V1 आपको क्वेश्चन में 4 दिया है, D1 आपको 5 दिया है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। V2 आपको निकालना है और D2 आपको 2 दिया है। अच्छा, यहां यूनिट के लिए परेशान नहीं होना है क्योंकि दोनों तरफ डी स्क्वायर है ना, तो यूनिट सेंटीमीटर रखो मीटर रखो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यूनिट से कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो V2 सॉल्व होकर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बस क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। तो अब जो हमारा प्रेशर डिफरेंस आया था डेल्टा P यानी P1 माइनस P2, वो आया था हाफ रो। यहां पर रो की वैल्यू हम लोग, वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है, वो रख देंगे। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 आया है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625। V1 आया था क्वेश्चन में गिवन है 4, तो V1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। 625 में से 16 जाएंगे तो डेल्टा P आएगा, इधर इसको 1000/2 करेंगे तो 500 आ जाएगा, उधर 625 में से 16 जाएंगे तो 609 बचेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसको 304500, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का या इतने पास्कल का प्रेशर आ जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है ना। तो सिर्फ कैलकुलेशन था थोड़ा सा, बाकी कुछ खास नहीं था। आंसर चेक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग भी आंसर देख लीजिए इसको। तो इसमें जो ये वाला पार्ट था, इस तरह के क्वेश्चन कॉमनली बनते रहते हैं, तो पेपर के लिए ये एक पैटर्न हो गया नए क्वेश्चन का, आप तैयार कर लो। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बनता है, इसको चेक करते रहिए, ठीक है ना। तो बर्नौलीज थ्योरम जब भी लिक्विड फ्लो करे तो समझ जाइए, या तो बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन होगा डायरेक्ट, या फिर बर्नौलीज थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी दोनों लगेंगे। बस इतना ही करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होता। हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम प्लेट हैज 100 सेंटीमीटर लेंथ एंड 20 सेंटीमीटर ब्रेथ एट 270 केल्विन। लेंथ ब्रेथ दी है तो एरिया लिख लेते हैं। तो शुरू में एरिया होगा 100 इंटू 20 यानी 2000, तो 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, 273 केल्विन पे। फिर एरिया इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेल्टा ए दे दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया था 273 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर आपको दिया है 300 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 373 केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ प्लेट पूछ रहे हैं, अल्फा के वैल्यू पूछ रहे हैं। क्योंकि दिया एरिया है इसलिए अल्फा ना निकल के यहाँ बीटा निकाला जाएगा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन वो निकल कर आएगा, फिर उससे अल्फा निकलेगा। तो बीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा थीटा। डेल्टा ए होता है चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया 2 दिया है, एक्चुअल एरिया 2 इंटू 10⁻³ दिया है इनिशियल एरिया, और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 100 का।
373 माइनस 273 घटा देंगे, सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बीटा की वैल्यू आएगी 10 की पावर -5 पर सेल्सियस डिग्री। बीटा होता है 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू आई है 10 की पावर -5, ये 2 अल्फा होगा, तो अल्फा आएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -5, यानी ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 पर सेल्सियस डिग्री। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, 5 इंटू 10 की पावर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू स्फेयर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी सेम होगी, स्पेसिफिक हीट सेम होगी, और जो भी जरूरत पड़ेगी चेक कर लेंगे। हैव डायमीटर रेशियो, डायमीटर का रेशियो इतना दिया हुआ है, तो रेडियस का रेशियो भी यही होगा, कि डायमीटर रेडियस में सेम रेशियो आएगा। रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं, हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट का रेशियो होती है। दोनों का मटेरियल सेम है तो S तो सेम हो गया, तो C प्रोपोर्शनल टू M हो गया, ये हो जाएगा। अच्छा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, स्फेयर है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी रो। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम हो गई, ये सब भी सेम हो गया, तो C प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया सीधे सीधे। यहां से कह सकते हैं C1/C2 जो है वो R1 क्यूब बाई R2 क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। R1/R2 2/3 दिया है, तो ये 2/3 क्यूब हो जाएगा, मतलब 8/27 आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये असर्शन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आप लोग माइक चेक करते रहिएगा, उसमें शायद बैटरी खत्म ना हो जाए बीच में। तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स इन YDAC on introduction of glass slab in front of both of the slits fringe pattern definitely shifts। तो ये आपको पता है, जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो ग्लास स्लैब लगा देते हैं इस तरह से, ये मेन सोर्स था, यहां से वेव्स जाती हैं इस तरह से, और जब इसमें हम इनके रास्ते में किसी एक, ये एक उसके रास्ते में स्लैब लगाते हैं, स्लैब लगाने से इसकी पाथ लेंथ बढ़ जाती है, पाथ लेंथ बढ़ जाती है, और पाथ लेंथ बढ़ने की वजह से जिस तरफ स्लैब लगाते हैं सेंट्रल मैक्सिमा उसी तरफ शिफ्ट कर जाता है, और सेंट्रल मैक्सिमा जिधर शिफ्ट करता है हर एक फ्रिंज, सारी फ्रिंजेस ऐसे बिहेव करती हैं जैसे एक दूसरे से बंधी हुई। तो जैसे सेंट्रल मैक्सिमा 1 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ तो हर एक फ्रिंज जो है वो 1 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये बात हम लोगों को पता है। तो अब होता क्या है होता क्या है कि जब ये एक तरफ लगाया तो ऊपर शिफ्ट हुई, नीचे लगाओगे तो नीचे शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा, दूसरे वाले की वजह से नीचे शिफ्ट होगा। जिस स्लिट में लगाओगे उस तरफ शिफ्ट होता है सेंट्रल मैक्सिमा। अब वो कह रहे हैं दोनों में लगा देने से जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो इन YDAC ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ द स्लिट्स फ्रिंज पैटर्न डेफिनेटली शिफ्ट, कह रहे हैं पक्का फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट करेगा। तो ऐसा पक्का नहीं कह सकते हैं, जैसे मान लो ऊपर वाले के लगाने की वजह से 1 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ और नीचे वाले की वजह से 1 मिलीमीटर ही नीचे शिफ्ट हुआ, तो शिफ्टिंग 0 हो जाएगी। जितना ऊपर शिफ्ट होना उतना नीचे शिफ्ट होना, तो शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी 0। शिफ्टिंग का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, शिफ्ट कितना होता है एक लगाने की वजह से, म्यू -1 इंटू टी, टी होता है इसका थिकनेस और म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे दोनों का म्यू और टी सेम हो जाएगा तो शिफ्टिंग दोनों में सेम हो जाएगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक की वजह से जितना ऊपर शिफ्ट होना है दूसरे की वजह से उतना ही नीचे शिफ्ट होना है, तो शिफ्टिंग नहीं होगी। हाँ, अगर दोनों में म्यू टी की वैल्यू अलग अलग है तो जैसे किसी में ज्यादा शिफ्टिंग होनी है किसी में कम होनी है, जैसे ऊपर में मान लो ज्यादा शिफ्टिंग होनी नीचे कम होनी, तो नेट शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये सब क्लास में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं पक्का शिफ्ट कर जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, तो कोई पक्का नहीं है कि शिफ्ट करे, इसलिए क्योंकि वो शिफ्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, जब तक डाटा नहीं दिया होगा कि इनका म्यू क्या है इनका टी क्या है तब तक हम कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। While passing through slab frequency of wave remains same, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाती है तो वेवलेंथ बदल जाती है, वेलोसिटी बदल जाती है, वेव की स्पीड बदल जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं करती। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, है ना। चेक करते जाइए। थर्ड इज द राइट आंसर। अगला है बॉडी ऑफ मास एम इज मच हैवियर देन द अदर बॉडी ऑफ मास एम। एक कैपिटल एम मास की बॉडी बहुत हैवी है दूसरी बॉडी से, तो समझ लो एक ट्रक जा रहा है और दूसरा कोई साइकिल जा रही है ना, साइकिल। एक ट्रक का एक साइकिल से टक्कर होता है, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। द हैवियर बॉडी विद स्पीड v, इसकी स्पीड v थी, कोलाइड करती है लाइटर बॉडी से, कह रहे जो रेस्ट में थी, और इसकी स्पीड 0 थी। तो इसकी जो स्पीड थी वो u1 जो थी वो v के बराबर थी और u2 0 था। कह रहे आफ्टर कोलिजन लाइटर बॉडी की स्पीड क्या हो। तो आफ्टर कोलिजन आपको पता है कि हाथी अगर चींटी से टकरा जाए, ट्रक अगर साइकिल से टकरा जाएगा, तो ट्रक की स्पीड में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा। तो ट्रक की स्पीड जो u थी यानी v थी वो v ही रहेगी, लेकिन साइकिल के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। और ये डिराइव करके आता है, कोलिजन में हम लोगों ने पढ़ा, सीधा याद रखना है कि जो हल्की वाली बॉडी थी इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 2 टाइम्स भारी वाली की स्पीड माइनस इसकी इनिशियल स्पीड। यानी ये फॉर्मूला आपको क्लास में बताया है, जिनको नहीं पता वो अब याद कर लें, ये रिजल्ट डायरेक्टली याद करो। हल्के वाले की स्पीड भारी वाले की स्पीड के दुगने से कम हो जाएगी, दुगने से कम। और कितना कम, जितनी उसकी पहले थी अपनी स्पीड, 2u1 माइनस u2। जैसे इसकी स्पीड u2 थी, इसकी u1। और वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखने का मतलब है डायरेक्शन के साथ वैल्यू रखेंगे, फॉरवर्ड है तो प्लस, बैकवर्ड है तो माइनस। अब जैसे यहां क्या आंसर आएगा, u1 आपको इसकी स्पीड लिखनी क्या होगी, तो u1 आपको ट्रक की स्पीड है और वो आगे की तरफ है, v है तो v लिख देंगे। u2 साइकिल की स्पीड है और वो 0 थी तो 0 रख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2v। मान लो साइकिल चल रही होती, पीछे जा रही होती 5 मीटर पर सेकंड से, तो u2 की वैल्यू -5 रख देते, वो आंसर हो जाता। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट याद रखो। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला यानी 2v, है ना। तब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी आप जानते हो म्यू vd/e होता है, vd/e। और ये एक जो बाकी इसको वैसे भी निकालना चाहते हो तो vd को लिख सकते हो EEm/टाउ और बाई ई कैंसिल हो गया, तो ये e टाउ/m बचा। e चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, मास है, सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, म्यू भी कैसा होगा, स्केलर। तो म्यू इज द स्केलर क्वांटिटी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज। A coil and a bulb are connected in series with a 12 volt direct current source, DC source। तो एक कॉइल है और एक बल्ब है, उसको एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया, डीसी सोर्स के साथ। नाउ आयरन कोर इज, अच्छा डीसी सोर्स के साथ जब कनेक्ट करेंगे और कुछ नहीं कहा जा रहा क्वेश्चन में, यानी स्टेडी स्टेट की बात है। और स्टेडी स्टेट में आप जानते हो कोई भी कॉइल एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करती है, यानी कॉइल रही ही नहीं। कॉइल का मतलब इंडक्टर, और इंडक्टर तब तक रहता है जब तक उसमें फ्लो होने वाली करंट में चेंज होता रहे, करंट बदलती रहे। अगर करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर है ही नहीं, वो तो सिंपल वायर का टुकड़ा बन जाएगा। तो यानी ये सर्किट सिंपल वायर के टुकड़े की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे बिहेव कर रहा है सर्किट। अब वो कह रहे हैं हमने इंडक्टर में एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दिया। सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करने से इंडक्टर का इंडक्टेंस बढ़ जाता है। इंडक्टेंस बढ़ जाने की वजह से थोड़ी देर के लिए करंट डिस्टर्ब होगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट वापस आ जाएगी और बल्ब जैसा था वैसा रहेगा। यानी डीसी सर्किट में स्टेडी स्टेट आने के बाद इंडक्टर से कोई मतलब नहीं रहता, वो सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। और जब इससे कोई मतलब नहीं रहा तो इंटेंसिटी ऑफ बल्ब से भी कोई मतलब नहीं रहेगा और वो सेम रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब रिमेन्स द सेम, है ना। तो हाँ, इसका असर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जैसे स्विच क्लोज किया है उस केस में हम कहते हैं इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा और वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। लेकिन जब कुछ नहीं कहा गया, लिखा भी है स्टेडी स्टेट और कुछ ना लिखा होता तो हम भी तब भी स्टेडी स्टेट ही लेते हैं हम लोग। जब कुछ नहीं लिखा होगा कौन से स्टेट की बात हो रही तो स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है इंडक्टर, तो इसका कोई रोल ही नहीं सर्किट में, तो बल्ब को असर नहीं पड़ेगा।
हाँ एसी सर्किट होता तो बहुत असर पड़ता, क्योंकि एसी सर्किट में लगातार करंट वेरी करती है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन वेरी करने की वजह से, करंट का वैल्यू वेरी करने की वजह से इंडक्टर हमेशा इंडक्टर बना रहता है और इसका एक्सी इंडक्टिव रिएक्टेंस काम में आता है, वहां पर बातें अलग हो जाती। डीसी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A magnet is brought near a coil in two ways, rapidly and slowly. पहले रैपिडली लाया गया, फिर स्लोली लाया गया। कॉइल के पास एक मैग्नेट को मान लो यहां से और इसको यहां तक लाया गया, यहां तक ऐसे करके लाया गया, एक बार तेजी से एक बार धीरे धीरे। कह रहे हैं इंड्यूस चार्ज पे क्या असर पड़ेगा। आपको पता है इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अगर ये कॉइल प्योरली रेजिस्टिव कॉइल है तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला ये होता है, और इसमें टाइम कहीं आता ही नहीं है भाई। चाहे तुम स्लोली लाओ मैग्नेट को यहां से यहां तक, चाहे तेजी से लाओ, फ्लक्स में चेंज तो उतना ही होगा, फ्लक्स में चेंज तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही है, तो चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाता, इंड्यूस करंट पूछी जाती, उसमें टाइम आता है, वो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है ना। माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है, वैल्यू ये होती है। और इस केस में यहां से यहां तक लाने में फ्लक्स का चेंज तो वही रहा, जल्दी जल्दी लाओगे तो डेल्टा टी ज्यादा कम होगा, रैपिडली लाओगे तो डेल्टा टी कम होने से ई ज्यादा होगा, और स्लोली लाओगे तो डेल्टा टी ज्यादा होने से ई कम हो जाएगा। यानी इसका फर्क पड़ेगा ईएमएफ पर, और ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा तो करंट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन में चार्ज पूछ रहे हैं तो आंसर होगा इक्वल इन बोथ द केसेस, है ना। नेक्स्ट है बॉब ऑफ मास एम अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल सपोर्ट, द बॉब रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। ये क्वेश्चन सिंपली ये है, इसको पेज ऐड कर लेते हैं, अच्छा पेज तो होगा आगे। ये क्वेश्चन है सिंपली कि यहां से समझ लो एक बॉल को लटकाया गया है, बॉल को ऐसे लटकाया गया है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब कोनिकल पेंडुलम का केस है। और इसमें कह रहे हैं इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट लिया गया है, ओ के अबाउट, देखो लिखा है इसमें द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो कह रहे हैं जो इसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट होगा उसमें कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे, दोनों बदलेंगे, मैग्नीट्यूड बदलेगा डायरेक्शन नहीं बदलेगी, क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, आर क्रॉस एम वी होता है। आर क्या है, एक्सिस से बॉडी तक का पोजीशन वेक्टर, और वी तो जानते हो वेलोसिटी। तो अब इस डायग्राम को ऐसे देखने पे थोड़ा कम समझ में आता है, इसको हम 90 डिग्री से घुमा लेते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे। मान लो बोर्ड को नहीं घुमा सकते, कॉपी पे बना होता तो कॉपी ऐसे रखी थी, कॉपी को 90 डिग्री घुमा देते तो ये छत इधर दिखाई देती और ये पेंडुलम ऐसे करके घूमता हुआ दिखाई देता। अब देखो, अब जैसे देखो यहां पर जो पॉइंट मास है वो यहां पर है, एक्सिस यहां पर है, ये एक्सिस है, एक्सिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को बोला गया है, एक्सिस यहां पर है, तो एक्सिस से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा जो ये सर्किल है ये ऐसे ऐसे बॉल घूम रही होगी, इसको डॉटेड बना देते हैं, तो ये बॉल ऐसे ऐसे घूम रही होगी, ऐसे ऐसे इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर, ऐसे समझ लो जैसे बोर्ड को बीच में से थोड़ा सा काट दिया गया है, जैसे साइकिल का एक पहिया होता है वैसे पहिया टाइप का लाया, और इस जो आपने बोर्ड को काटा है स्लिट बना दी बोर्ड में, उसमें आपने पहिए को इंसर्ट कर दिया, मतलब आधा पहिया दीवार के पीछे दिखाई दे रहा है पीछे वाले कमरे में, आधा पहिया सामने से दिखाई दे रहा। तो जो सामने से दिखाई दे रहा वो येलो वाला, ये बोल्ड वाला पोर्शन है, और जो पीछे दिखाई देगा वो डॉटेड वाला है। डॉटेड को इसलिए डॉटेड बनाया है क्योंकि हम लोगों को सामने से तो ये दिखेगा नहीं। ऐसे कर सकते हो भाई, ये जो पेंडुलम है, ये जो बॉल है वो ऐसे ऐसे घूम रही होगी, तो यहां से समझ लो बोर्ड फोड़ के निकलेगी ऐसे, यहां से फिर बोर्ड फोड़ के अंदर चली जाएगी, फिर बोर्ड के पीछे वाले कमरे में पीछे 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 फिर ऊपर आएगी, फिर यहां से ऐसे निकलेगी, ऐसे घूम रहा है पेंडुलम, ऐसे ये कोनिकल पेंडुलम में मोशन हो रहा है। तो इसको हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे तो बताते थे, इसको यहां डॉट दिखा देते हैं, यहां क्रॉस,
मतलब यहां से बॉल आई, ऐसे ऐसे बाहर 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 बाहर, यहां से अंदर चली गई, फिर पीछे 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 पीछे, फिर ऊपर आई, ऐसे घूम रही। अब अगर यहां से बॉल बाहर आ रही है तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। यहां पर वेलोसिटी कैसी हो गई, डॉट टाइप, डॉट टाइप। वी और आर में एंगल कितना हो गया यहां पर, 90 डिग्री। ज्यूम कर सकते हो ऐसे इस पॉइंट पर 90 डिग्री। और अगर आर क्रॉस वी से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, आर क्रॉस वी के डायरेक्शन में। आर क्रॉस वी का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालना आता है। आर की तरफ उंगलियां और वी इस तरह है, वी की तरफ हथेली, ऐसे घुमाएंगे तो आर क्रॉस वी इधर कहीं नीचे आएगा, आर और वी बाहर की तरफ, आर क्रॉस बी ऐसे आएगा। और ये तो पता ही है वी और आर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आर और वी दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो कुछ इस तरफ आएगा, एल का डायरेक्शन। ऐसे रफली बना रहे हैं बस, ऐसे कुछ आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी ऐसे आएगा। तो जब यहां होगी बॉल तो आर तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन वी इस बार अंदर की तरफ हो गया। जब वी अंदर की तरफ होगा तो फिर आर क्रॉस वी करोगे तो इस बार आर की तरफ उंगलियां और वी की तरफ हथेली, तो आर क्रॉस वी ये ऐसे आएगा। क्योंकि पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ये इस तरफ कहीं आएगा। ये रफ बना रहे हैं बस ऐसे, रफ डायग्राम। पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जितना आर यहां था उतना आर यहां है, जितनी स्पीड यहां थी उतनी स्पीड यहां। क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो वी इक्वल टू आर ओमेगा से वी भी कांस्टेंट होगा। तो इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा में जो आर लेंगे वो ये वाला आर रेडियस, और वो तो कांस्टेंट रहेगा ना हर जगह। तो ये जो है चूंकि पैरामीटर कांस्टेंट है तो एल की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हो बदल रहा है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है द एडजॉइनिंग लॉजिक सिंबल इज इक्विवेलेंट टू, लॉजिक गेट दिया है, कहने क्या है ये, तो ये तो जानते हो आसान सा होता है। ये ए बी इसमें गया, ये कौन सा गेट है, ये एंड है, और एंड में आगे नॉट लगा है तो नैंड गेट हो जाएगा। नैंड गेट का मतलब है कि यहां पर एंड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ए डॉट बी। और वैसे भी आपको ये पता है यहां ए और बी, और ये कौन सा गेट लगा है, एंड गेट है तो ए डॉट बी, और साथ में आगे सर्किल बना है तो ए डॉट बी बार लग गया, नैंड गेट था। और ये कौन सा गेट होता है, जब एंड गेट के दोनों टर्मिनल जोड़ देते हैं तो ये नॉट गेट बन जाता है। नॉट में बार एक और आ जाएगा, तो ये ए डॉट बी बार था ही, और एक और बार आ जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। ये कौन सा गेट हो जाएगा, एंड। और वैसे भी पता है नैंड गेट में नॉट गेट लगा दोगे तो एंड गेट बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, एकदम आसान है, इसमें पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए। इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज जीरो, ये देखते ही पता चल जाएगा गलत है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन बन जाते हैं। तो जैसे जिनका डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में है इन सबको एक डोमेन बोल दिया, जिनका इस तरफ है इनको एक डोमेन बोल दिया। तो आप बताओ किसी डोमेन में रहने वाले जब सारे एटम्स का डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो जीरो कैसे हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो कैसे आएगा। तो ये गलत है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है, आपको गलत वाला ढूंढना है ना। आगे बढ़ते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रियल है, देन मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कौन सा है। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की, और इसमें लिखा इमेज इज रियल, चौथा ऑप्शन, तो यही गलत हो गया। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाए, ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए थिन इक्विकॉन्वेक्स, इक्विकॉन्वेक्स मतलब रेडियस सेम है, ग्लास लेंस है, नहीं भी दिया होता तो हमें याद होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हैज पावर ऑफ 5D, पावर 5D। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/f इक्वल टू म्यूएल अपॉन म्यूएस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। पाई कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो ये R1 और ये R2, लेकिन दोनों कह रहे हैं इक्वी कॉन्वेक्स है, तो R1 R2 दोनों बराबर और R के बराबर, तो R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव।
यानी ये फॉर्मूला सीधा सीधा बन गया म्यूएल अपॉन म्यूएस -1 इंटू 2/r। अब वैल्यू रख दो। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि जब वो एयर में रखा है तो पावर 5d है, पावर 1/f होती है, लेकिन उसके लिए फोकल लेंथ मीटर में लेनी होगी, तो उसके यूनिट के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, चूंकि रेशियो पूछा गया है। तो f को हम 1/f को सीधे पावर लिख देते हैं, तो पावर हो गई 5d, तो 1/f हो गया 5, तो शुरू की पावर ये हो गई। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग का 1 -1 इंटू 2/r। ये फॉर्मूले में पहला डाटा पुट कर दिया। अब कह रहे हैं लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। लेंस एक ऐसे लिक्विड में डुबो दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड इट एक्ट्स एज ए डाइवर्जेंट लेंस। कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग बन गया, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। और आपको पता है बाई कॉन्वेक्स लेंस अपने जिस मटेरियल का वो बना है उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में कन्वर्जिंग ही रहता है। डाइवर्जिंग तभी बनेगा वो जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अपने मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। इसका मतलब म्यू की वैल्यू 1.5 से ज्यादा होगी, तभी ये डाइवर्जिंग बनेगा। तो 3/4 नहीं हो सकता, 0.75 आ जाएगा। 4/3 नहीं हो सकता, अब या तो 5/3 आंसर होगा या 8/3। एक ही ऑप्शन ऐसा दिया होता जो 1.5 से बड़ा होता, तो बिना सॉल्व किए वही टिक कर देते। खैर यहां चेक कर लेते हैं। दोबारा कह रहे फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई। फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई तो पावर होती है 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर हो गया, तो पावर हो जाएगी 1 डायोप्टर। तो बाद में पावर हो गई 1। म्यूएल तो 1.5 ही रहेगा, म्यूएस की जगह म्यू आ गया -1, और ये 2/r का 2/r रहेगा। अच्छा, ये डाइवर्जेंट लेंस बन गया तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो आप डिवाइड कर दो बस, 2/r कैंसिल हो गया, इधर -5 आएगा, उधर 1.5 -1 0.5 आएगा, और इधर 1.5 बाई म्यू -1 आएगा। सॉल्व करेंगे, ये 0.5 से 10 गुना चला जाएगा, तो -10 इक्वल टू 1/1.5 बाई म्यू -1। तो 1.5 बाई म्यू -1, ये माइनस का 1/10 आ जाएगा। 1.5 बाई म्यू आ जाएगा 1 - 1/10 यानी 9/10। तो म्यू आ जाएगा 15/9 यानी 5/3। तो सही आंसर होना चाहिए थर्ड वाला, है ना। तो डायरेक्ट हो सकता है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस विद क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ऐसी सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है कहीं पर, इस तरह ये ओरिजिन है, इस पे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लाइडिंग डाउन। ये कॉमन सा क्वेश्चन होता है। ये समझ रहे हो कि यहाँ नीचे थोड़ा फ्लैट होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वर्टिकल होता जाएगा। तो जितना ज्यादा ब्लॉक को ऊपर रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ब्लॉक में खिसकने की टेंडेंसी उतनी बढ़ती जाएगी। तो कहने कितनी मैक्सिमम हाइट पे ब्लॉक को रख सकते हैं कि ये ना खिसक के नीचे ना गिरे, उसके लिए मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है। तो एकदम आसान है, पहले ये खिसकेगा क्यों देखो, इसका तरीका समझ लो, फिर इसके आंसर को याद भी कर लो। आंसर का मतलब कॉन्सेप्ट, इधर mg लगेगा। पहले तो ये करते हैं, देखो यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये मालूम है टेंजेंट का x एक्सिस से जो एंगल बनेगा वही स्लोप कहलाता है। तो इस पॉइंट पे स्लोप आ गया tan थीटा, और स्लोप को हम ये भी जानते हैं dy/dx कहते हैं। तो dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 2x/3। यहां से निकाल लेंगे ना, y = x² 3 है, dy/dx करेंगे ये आ जाए। अब यहां पर FBD बनाओ, इसका FBD बनाएंगे तो mg का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, mg cos थीटा, बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरह। इधर क्या होगा, mg sin थीटा। ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, और इधर क्या लगेगा, n।
पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो हाइट जितनी ज्यादा होती जाएगी, जितना ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, जितना ज्यादा हाइट होती जाएगी, थीटा उतना बढ़ता चला जाएगा। थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा तो fs बढ़ेगा। मैक्सिमम जिस हाइट पर यह बैलेंस हो सकता है वहां fs मैक्सिमम हो जाएगा। इससे भी ज्यादा हाइट बढ़ाओगे तो अब mg sin थीटा तो बढ़ जाएगा लेकिन fs नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि मैक्स हो चुका है, ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे, स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो एंगल ऑफ रिपोज में आपको पढ़ाया गया था। तो जस्ट इसको बैलेंस रहने के लिए हम कहेंगे mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू fs मैक्स। fs मैक्स होता है म्यूएस n, fs की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यूएस n, और n यहां समझ में आ रहा है mg cos थीटा होगा तो n हो जाएगा mg cos थीटा। mg हो गए कैंसिल, cos थीटा इधर लाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा म्यूएस। tan थीटा की वैल्यू dy बाई डी एक्स आई थी, 2x/3 थी, तो 2x/3 इक्वल टू म्यूएस, ये आ गया। इससे x सॉल्व हो गया 3μ/2, 3μs/2। म्यूएस की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.5, तो ये 3 इंटू 0.5/2 यानी ये 3/4 आ गया। आपको x नहीं y पूछा गया, हाइट पूछी गई मतलब y पूछा गया। y होगा x²/3, x की वैल्यू 3/4 आई है, होल स्क्वायर करेंगे बाई 3 करेंगे, ये 9/16/3 यानी 3/16 मीटर आंसर है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जो यहाँ पॉसिबल है, वो होगी 3/16 मीटर, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका आंसर याद कर लो, अब ये इतना बार बार ना करना पड़े, सीधे याद रखो, जब भी इक्वेशन दिया हो ये पूछा जाए तो सीधा ये अप्लाई किया करो, tan थीटा इक्वल टू म्यूएस, और tan थीटा की वजह बल्कि ये अप्लाई करो dy बाई डी एक्स इक्वल टू म्यूएस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीधे dy बाई डी एक्स इक्वल टू म्यूएस, dy बाई डी एक्स के लिए इक्वेशन दिया होगा, निकाल लो, वैल्यू रखो, सॉल्व हो जाएगा। x पूछा जा रहा तो x निकाल दो, y हाइट पूछ रहे हैं तो y मतलब पूछेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछते तो x निकालना होता। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस हैव वेलोसिटीज दिस एंड दिस। दो पार्टिकल हैं, एक इक्वल मास के हैं, एक की वेलोसिटी 4i कैप है और एक की वेलोसिटी 4j कैप है। एक्सेलरेशन a1 है 2i प्लस 2j, इसका एक्सेलरेशन है 2i प्लस 2j, और दूसरे का एक्सेलरेशन 0 है। पूछना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स मूव्स इन ए पाथ ऑफ। सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा ये पूछ रहे हैं। अब आप जानते हो पाथ का मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का एक तो डायरेक्ट तरीका होता है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बाय चांस कोलिनियर हो गए तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी के साथ कोलिनियर नहीं है तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा। जनरली यही 3 पाथ आते हैं आपके सिलेबस में, तो वही ऑप्शन भी दिए हैं उसी के हिसाब से, तो चेक कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के लिए चूंकि पूछ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का सब कुछ सॉल्व करो। तो पहला पार्ट होगा कि हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इतना लंबा हम आपको बस करके बता रहे हैं, नहीं तो ओरल आंसर आ सकता है। मास दोनों के बराबर हैं तो m इंटू वेलोसिटी पहले की 4i है, दूसरे का मास भी m है, वेलोसिटी 4j है अपॉन 2m। m कैंसिल होगा तो वेलोसिटी सॉल्व होकर आ गई सेंटर ऑफ मास की 2i प्लस 2j, ये आ गई। एक्सेलरेशन भी आपको 2i प्लस 2j ही दिया हुआ है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन तो ये पहले का है, दूसरे का 0 है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे वैसे ही m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा i प्लस j, वैसे निकाल लोगे इसी पैटर्न से। दोनों में देखो 2 अगर कॉमन ले लें इसमें तो i प्लस j जो डायरेक्शन है वो i प्लस j इसका भी है और डायरेक्शन i प्लस j इसका भी है,
यानी दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों में डायरेक्शन आई प्लस जे है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है। इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये भी आई प्लस जे हो जाएगा, इसमें आई प्लस जे है ही। डायरेक्शन सेम आ रहा है, और डायरेक्शन जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है ना। अगर ये कोलिनियर ना होते तो पैराबोलिक पाथ होता, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए सर्कुलर हो नहीं सकता। सर्कुलर में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहना है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन को भी अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, तभी तो परपेंडिकुलर रह पाएगा हमेशा वेलोसिटी के। तो इसलिए अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वो वेलोसिटी के साथ कोलिनियर नहीं है तो पाथ हमेशा पैराबोलिक ही होगा। अगला है वेव इक्वेशन इज गिवन बाय दिस मच x इज इन सेंटीमीटर t सेकंड। वेव नंबर मतलब 1 बाय लैम्डा निकालना है। लैम्डा होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो k होता है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाई 9, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा और इसकी वैल्यू पाई बाई 9 है। पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, लैम्डा 1 बाय लैम्डा ही पूछा गया है, 1 बाय लैम्डा आ जाएगा 1 बाय 18, तो 1 बाय 18 पर सेंटीमीटर, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए ट्यूनिंग फोक इज साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। तो एक है Q और एक है P, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है एंड 4 बीट्स पर सेकेंड और ऑब्जर्व। बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी में दो पॉसिबिलिटी, या तो 500 में 4 ज्यादा होगा या 500 में 4 कम होगा। तो या तो इतने हर्ट्ज हो जाएगी या इतने हर्ट्ज हो जाएगी। आप कह रहे हैं P स्लाइटली लोडेड, P में लोडिंग कर दी गई एंड 100% इंक्रीज्ड बीट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड। P को जब लोड कर दिया गया, इसमें लोडिंग कर दी गई, ये तो 500 का 500 ही रहेगा, लेकिन इसमें जब लोडिंग कर दी गई तो जो नंबर ऑफ बीट्स है वो 100% इंक्रीज कर गया, यानी 8 बीट्स मिलने लगे। अब बीट फ्रीक्वेंसी 8 हो गई, पहले 4 थी अब 8 हो गई। पूछना है कौन सा पॉसिबिलिटी है। तो देखो हमेशा ऐसे सवालों को ऐसे किया करो, जैसे ये बना लिया हमने 500 हर्ट्ज मेन वाला, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वाला है उसका दो ऑप्शन बनते हैं, एक 504 और एक 496। वो ज्यादा था तो ऊपर बनाया, ये कम था तो नीचे बनाया। ये फिक्स है 500, ये मेन वाला है। लोडिंग करने पे अभी कितने बीट्स मिल रहे हैं बताइए, 4। इसके साथ भी 4 बीट्स मिल रहे हैं, इधर भी 4 ही मिल रहे हैं। अब लोडिंग कर दी गई इन दोनों की, मतलब ये जो येलो वाले हैं यही एक्सपेरिमेंटल है, इन्हीं को लोड किया गया। लोड करने में बीट्स 8 हो गए, स्लाइट लोडिंग की गई। अगर ये ऑप्शन लेते तो लोड करने पे थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी कम होती, लोडिंग करने पे ये याद है आपको फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो लोडिंग करते तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, थोड़ा नीचे आ जाता। और बताओ नीचे आ जाता तब तो 500 वाले के साथ इसका डिफरेंस कम हो जाता। डिफरेंस ही तो बीट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंस कम हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जानी चाहिए, यानी इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन में दिया है बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, लोडिंग करोगे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो यहां कहीं आ गया, मान लो यहां आ गया तो नंबर इसका डिफरेंस बढ़ गया, बढ़ के 8 हो सकता है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी ये 496 सही आंसर होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 496 हर्ट्ज, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। Given below are two statements. When we change the unit of measurement of a quantity, its numerical value changes. बिल्कुल सही है। तो मीटर किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हो तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर बन जाता है, तो जब यूनिट चेंज करी तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई। स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जितनी छोटी है स्मॉलर विल बी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। गलत बात है ये। किलोमीटर में था तो 1 था, बड़ी यूनिट थी तो 1 था, और मीटर में आया छोटी यूनिट आ गई मीटर, तो 1000 मीटर। तो यूनिट जितनी छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट N1 U1 इक्वल टू N2 U2। गलत है रीजन, तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट,
है ना। ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं। फिगर शोज द टेम्परेचर वेरिएशन, किसी बॉडी को कांस्टेंट रेट से हीट दी जा रही है, किसको दी जा रही है, आइस को, जो -40 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसका स्पेसिफिक हीट एल वगैरह सब दिया हुआ है। पूछ रहे हैं Q1 बताओ, Q2 बताओ, Q3 बताओ, Q4 बताओ। Q1 निकालते हैं। Q1 क्या है, देखो आइस का टेम्परेचर Q1 के दौरान -40 से 0 पहुंचा है। इसका मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ा है, फेस चेंज नहीं हुआ है। जब टेम्परेचर बढ़ता है फेस चेंज नहीं होता, तो Q का फॉर्मूला होता है ms डेल्टा थीटा। मास आइस का दिया है 10 ग्राम, S आपको दिया है 0.53 और टेम्परेचर -40 से 0 पहुंचा है, देखो -40 से 0, तो डेल्टा थीटा 40 हो गया। तो ये आएगा 212 जूल, 212 कैलोरी। तो इसका ए से तो मैच करेगा 4। अब ए से 4 फर्स्ट ऑप्शन में है, ए से 4 फोर्थ ऑप्शन में है, तो सेकंड और थर्ड तो नहीं होंगे, ये पक्का हो गया, थर्ड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। अब जब दो ऑप्शन बचा करें तो उसमें जो मिस मैच हो वो वाला ऑप्शन चेक किया करो। जैसे B1 इसमें भी है, B1 इसमें भी, तो B क्यों चेक करेंगे। C2 इसमें भी है, C2 इसमें भी है, तो इसको भी चेक नहीं करेंगे। इसमें D5 है और इसमें D3 है, तो D चेक कर लेते हैं। D क्या है, Q4। Q4 देखो, फिर यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर कब नहीं बढ़ता है, जब फेस चेंज होता है, यानी आइस से वाटर बना होगा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे गया होगा और अब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पर जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा Q4 = ml। m आपको 10 ग्राम दिया और आइस का, वाटर का L होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो आंसर आएगा 5400। तो इसका आंसर होगा 5400, यानी डी से मैच करेगा 3। फोर्थ ऑप्शन में डी का 3 दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में 5 दिया, तो फर्स्ट गलत हो गया, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। लिस्ट मैच करनी है। यूवी रेज कहाँ यूज होती हैं, तो देखो ये सिंपल बात है, वाटर प्योरिफिकेशन में। घर पे आरओ लगा होता है, वो कहते हैं ना यूवी वाला आरओ है या ये वाला आरओ है, तो यूवी रेज वाटर, ए का 2 किसमें किसमें, इसमें 3 है तो ये नहीं होगा, इसमें 3 है तो ये नहीं होगा। ए का 2, बी का 4, बी अलग अलग है दोनों में, तो बी चेक कर लेते हैं। बी एक्सरेज है, एक्सरेज डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज होते हैं, तो बी का 1 हो सकता है। इसमें बी का 1 दिया है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो, है ना। प्रॉब्लम है तो आप चले जाओ नीचे। फोटोडायोड्स आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है। द करंट इन फोटोडायोड इज प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, ये भी सही है ना। करंट जो है वो लाइट इंटेंसिटी, उसी तो पहचानते हैं कि हाँ कोई करंट आई, कोई रेडिएशन आया है फोटोडायोड्स में, तो ये सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है। फोटोडायोड रिवर्स बायस में है, इसके कारण करंट, रीजन ये है, उसका रीजन ये नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पर assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पावर फैक्टर दिया है सर्किट का 1/√2, कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट पूछ रहे हैं। पावर फैक्टर होता है cos फाई, cos फाई होता है 1/√2 दिया है, इसका मतलब फाई आ गया 45 डिग्री। अब बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। tan पाई होता है एक्सेल डिफरेंस XC/R। पाई 45 दिया है तो tan 45 रख देंगे। एक्सेल होता है ओमेगा एल, XC होता है 1/ωc डिवाइडेड बाई R। tan 45 1 हो जाएगा, तो ओमेगा एल -1/ωc R के बराबर हो जाएगा। ओमेगा 100 दिया है, 100 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होता है ना ये, तो ओमेगा की वैल्यू 100 हो गई, तो ये 100। एल की वैल्यू 0.1 दी है, -1/100 इंटू सी निकालना है, इक्वल टू R 10 दिया है, तो ये 10 -1/100 C = 10, ये तो गड़बड़ हो जाएगा।
उस हिसाब से तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक्सएल माइनस एक्ससी ना होकर, इसका मतलब यहाँ एक्सएल बड़ा नहीं है, यहाँ एक्ससी बड़ा है। तो ये ओमेगा सी ये लिख देंगे, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो 1/100 सी इक्वल टू 10 + 10 यानी 20 हो जाएगा। तो 100 सी इक्वल टू 1/20 होगा, तो सी आएगा 1/20 इंटू 100, ये आएगा। आंसर माइक्रोफैरेड में चाहिए, फैरेड आएगा तो इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 यानी 0.5 इंटू 10⁻³ फैरेड। माइक्रोफैरेड में बदलेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻+3 फैरेड माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ये 500 बन जाएगा। तो 500 माइक्रोफैरेड यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी निकाल सकते थे, cos phi इक्वल टू R/Z होता है, R पता है, Z की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, डीसी सर्किट का क्वेश्चन है। ए स्टेटमेंट दिया, की इज केप्ट क्लोज्ड एंड प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट। की को बंद रखा, आप जानते हो बैटरी कनेक्टेड है, की क्लोज्ड है मतलब बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड केस में की इज ओपन एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड, की ओपन कर देंगे तो कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन करेक्ट है। इसमें लिखा है इन ए क्यू रिमेन सेम, गलत है, ए में तो वी कांस्टेंट है। इन बी वी रिमेन सेम, बी में तो क्यू कांस्टेंट है, गलत हो गया। इन ए वी रिमेन सेम एंड हेंस क्यू चेंजेस, ये सही हो जाए। इन बी क्यू रिमेन सेम एंड हेंस वी रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत हो जाए। तो थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड इज द राइट आंसर। ए मीटर ब्रिज सेटअप विद नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर शोन, ये मीटर ब्रिज दिखाया गया है, 12.5 ओम है, ये आर है, 20 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली इधर 80 सेंटीमीटर होगा, 100 - 20। कह रहे हैं रेजिस्टेंस जो ये वाला वायर है इसकी लेंथ जो है वो 3.14 मीटर है और इसका डायमीटर इतना दिया। पूछना रेजिस्टिविटी बताओ, तो पहले रेजिस्टेंस निकालो। मीटरस्टोन ब्रिज का जो रूल है वो क्या है, 12.5/R बैलेंसिंग कराओ इक्वल टू 20/80, ये तो जानते हो। ये 20 है तो इधर की लेंथ क्या हो जाएगी, 100 - 20, 80 सेंटीमीटर। 0 0 कटा, ये 1/4 आ जाएगा। आर सॉल्व हो गया 50 ओम। अब आर का फॉर्मूला होता है रो L/A, तो रो L/A हो गया 50, रो निकालना है। एल तुम्हें दिया है 3.14 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा πr²। डायमीटर 0.2 है तो रेडियस 0.1 होगी, मिलीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे 10⁻³ होल स्क्वायर इक्वल टू 50। रो सॉल्व करना है, तो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 3.14 भी पाई है तो रो निकल आएगा यहां से। रो सॉल्व करोगे तो ये 0.1 इंटू 10⁻³ यानी ये 10⁻⁴ लिख लो, का होल स्क्वायर 10⁻⁸ आएगा, वो 50, तो 50 इंटू 10⁻⁸, ये आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। फॉर्मूला लगाना है सीधा। Figure shows two equipotential lines in XY plane for an electric field. The X component, Y component of electric field ये हैं equipotential lines। X ये डायग्राम बना है, ऐसे दिखाया गया है, पूछना है XY कंपोनेंट बताइए फील्ड के कितने होंगे। तो बहुत आसान सा है, लेकिन इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये पता है आपको फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है और फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल घटता है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी इस तरह से, ऐसे करके, और एरो इधर बनेगा, ऐसा फील्ड होगा। ये ना सोचिएगा सर ये डायगोनल टाइप का बनेगा, डायगोनल नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाइंस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो डायगोनल पर है। ये रेक्टेंगल बना, इसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, रेक्टेंगल बने हुए। रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। अगर ये स्क्वायर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल कॉर्नर से पास होता।
ये स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इन ब्लैक वाली लाइनों के परपेंडिकुलर होना है, कोई पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना है, इसलिए वो कॉर्नर से पास नहीं करेगा। कॉर्नर से पास कर गया तो डायगोनल बन जाएगा, और डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते नहीं आपस में, ऐसे होगा। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं, हमें पता फील्ड ऐसे होगा तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, मतलब x कंपोनेंट नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। ऑप्शन जानबूझ के ऐसे दिए हमने आपको कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। x कंपोनेंट नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है ये नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव है ये नहीं होगा, इसमें नेगेटिव है इसमें नेगेटिव है। y कंपोनेंट पॉजिटिव चाहिए, इसमें y कंपोनेंट नेगेटिव हो गया तो ये भी नहीं होगा, तो y x नेगेटिव और y पॉजिटिव ऐसा केवल सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना है तो सीधे ये फॉर्मूला लगाओ, Ex इक्वल टू माइनस dv बाई dx। dv कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 1 और 4 में 3 का, और dx कितना, x डायरेक्शन में डिस्टेंस दी है 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी दी है 2, तो 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आएगा माइनस ये 1.5 और ये ऊपर जाएगा तो 150 वोल्ट पर मीटर, ऐसे करके आ जाएगा। ऐसे ही वाई निकाल सकते हो, है ना। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी एग्जाम में तो डायरेक्ट डायरेक्शन से पता हो जाता। तो जब भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगे तो ऑप्शन से जरूर रिलेट करिए, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। कैपिलरी ट्यूब is dipped in water, another identical capillary tube is dipped in soap water solution। वाटर में जब सोप मिला देते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, मतलब वाटर का सरफेस टेंशन अगर T था तो इसका सरफेस टेंशन लेस देन T होगा, सोप मिलाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो कह रहे हैं हाइट कौन सी सही बनी, हाइट का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ये अच्छी तरह याद, इकलौता ये फॉर्मूला है कैपिलरी एक्शन में। ये यहां से दिख रहा है H प्रोपोर्शनल टू T होता है, बाकी सब कुछ सेम ही है, तो जिसका T ज्यादा होगा उसमें हाइट ज्यादा होगी। T किसका ज्यादा है, वाटर का, जो सोप वाटर सोल्यूशन इसका कम है, तो B वाले में कम हो हाइट होगी और A वाले में ज्यादा। इसमें हाइट ही नहीं आई तो ये गलत हो गया, इसमें A में ज्यादा B में कम, ये सही हो जाएगा। इसमें दोनों में बराबर बराबर, ये नहीं होगा, इसमें A में कम B में ज्यादा, ये गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, है ना, तो थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें ये भी कह सकते हो सर सब उसमें सर्फ वाट सोप सोल्यूशन मिलाएंगे तो डेंसिटी भी थोड़ी बहुत चेंज करेगी, बिल्कुल चेंज करेगी, लेकिन उसको यहाँ पर इग्नोर कर देना। ये आंसर चेक करते जाइए आप लोग। फाइंड करेक्ट रिलेशन बिटवीन P एंड PB फॉर द गिवन फिगर। P और PB में रिलेशन क्या होगा। अब देखो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा होता तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता, P इक्वल टू PB हो जाता, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाता। अभी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा और कह रहे हैं PA PB का रिलेशन बताओ, तो इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये यहां कहीं काटेगी, ये इसका इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप तो पॉजिटिव है ही इसका, तो इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। वाई एक्सिस का काम v कर रहा है, स्लोप को m ही मान लेते हैं, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, x का काम t कर रहा है और y इंटरसेप्ट को c मान लेते हैं, ये v आ गया। हमसे v नहीं p पूछा गया तो p कन्वर्ट कर लो। वॉल्यूम हटाना है, प्रेशर लाना, आइडियल गैस इक्वेशन से v की जगह हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू म्यू आर टी, से v को रिप्लेस कर दो तो क्या लिख सकते हो, म्यू आर टी बाई पी, तो ये बन गया म्यू आर टी बाई पी इक्वल टू एम टी प्लस सी। यहां से म्यू आर टी उधर भेज दो तो 1 बाई पी आ गया, एम टी प्लस सी बाई म्यू आर टी, 1 बाई पी आ गया, अलग अलग कर दो तो एम टी बाई म्यू आर टी करोगे तो टी कैंसिल होगा, एम बाई म्यू आर बचेगा, प्लस सी बाई म्यू आर इंटू 1 बाई टी, ये आएगा। अब यहां से चेक कर सकते हो। अब देखो जैसे जैसे ग्राफ में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, दिख रहा है आगे बढ़ने,
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां से देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा, घटेगा। तो C बाई म्यू आर टी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा। अच्छा ये तो कांस्टेंट m बाई म्यू आर में टी है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये जब घट जाएगा, ये जब घट जाएगा तो 1 बाई पी भी क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब 1 बाई पी घट जाएगा, और 1 बाई पी घटेगा तो पी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ेगा आगे जाने पर, और बढ़ेगा तो ए से ज्यादा प्रेशर बी पर होगा। तो पी बी ग्रेटर देन पी ए, और पी बी ग्रेटर देन पी ए दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड, पी बी ग्रेटर देन पी ए, है ना। चेक करते जाइए, चेक करते जा रहे हैं, ठीक। द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेज एनोड पोटेंशियल। सब नए टाइप के क्वेश्चन है, जनरली जैसे अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना, कॉमनली नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको ढंग से समझिए। और इसमें है कुछ नहीं, सब बिल्कुल बेसिक है। कह रहे ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेज एनोड पोटेंशियल। फोटो करंट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। ग्राफ आपको पता ही है, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है यहां इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये होती है सैचुरेशन फोटो करंट, ये सब हम लोगों को पता है। वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन दे दिया गया। एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो एक ही फॉर्मूला गिना चुना हम लोगों ने पढ़ा है, और वो होता है के मैक्स इक्वल टू एच न्यू यानी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ई क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो लायक फोटोन है उसकी एनर्जी। फोटोन दो तरह के पड़े थे, लायक और नालायक। फिर नालायक तो बेकार हो गए, उनसे कुछ होना ही नहीं। जो लायक हैं उसमें दो तरह के होते हैं, सफल और असफल। जो लायक है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं, वो सफल हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते, वो असफल हो जाते हैं। तो ये सब पूरी कहानी याद है आपको। खैर यहाँ तो जब क्वेश्चन बना तो सारे लायक फोटोन भी होंगे और सफल भी होंगे, लेना पड़ेगा हमको ऐसा। अब पूछ क्या रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन यहां से ई क्या हो जाएगा, के मैक्स प्लस फाई नॉट, के मैक्स प्लस फाई नॉट। अब ये के मैक्स और फाई नॉट तो आपको 4 दे दिया गया, तो ये तो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्स पता हो जाए तो ये पता हो जाए। अच्छा ये आप जानते हो के मैक्स जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए वो उतना ही होता है जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है, ये पता है आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां वोल्ट में 2 दिया, माइनस तो ये बता रहा है कि रिवर्स है, वैल्यू तो 2 ही है, और जब ये 2 वोल्ट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलके आंसर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही आंसर हो जाएगा 6, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The logic circuit shown below has the input waveform A and B as shown in the figure. Find the correct output. इनपुट दिया है, आउटपुट निकालना। नाम रख लेते हैं इसका, जैसे इसका इनपुट 1 है, इसका भी 1 है, फिर A 0 हो गया, B 0 हो गया, A फिर 0 है लेकिन B 1 है, A 1 हो गया और B 0 हो गया, फिर B 1 है, A भी 1 है, एंड सो ऑन। इतने काफी हैं, ये लिख लिया हमने। अच्छा सर्किट कौन सा है, तो ये पता है आपको, सर्किट पहले डिफाइन कर लो। ये A बार हो गया, ये B बार हो गया, नॉट गेट है दोनों। नॉट गेट को ये नॉर गेट से पास किया गया, नॉर गेट से पास करेंगे तो यहां आउटपुट आएगा A बार प्लस B बार, ये आएगा, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। यहां जो आउटपुट आएगा वो आएगा A बार प्लस B बार, और फिर जब फाइनल आउटपुट आएगा तो वो आएगा A बार प्लस B बार का बार। डी मॉर्गन थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा A बार बार डॉट B बार बार। A बार बार A होता है, B बार बार B होता है, यानी A डॉट B, यानी फाइनल रिजल्ट A डॉट B का आ रहा है। और वैसे भी याद, और A डॉट B मतलब एंड गेट, और याद भी कराया है, जब 2 नॉट गेट का आउटपुट एक नॉर गेट में भेजोगे तो एंड गेट बनता है, याद भी कराया, तो एंड गेट बनेगा। अब एंड गेट में जब दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा, आउटपुट 1 होगा। दोनों 1 है तो आउटपुट 1, 1 में 0 आउटपुट है तो 1 नहीं हो सकता।
2 में 1 है, 3 में 1 है, 4 में 1 है, ये सही हो सकते हैं। फिर A 0 है, B 0 है, तो आउटपुट 0 आएगा, तो सेकंड आउटपुट 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर A 0 है, B 1 है, तो फिर आंसर 0 आएगा। तो इसमें 0 है, इसमें 0 है, लेकिन इसमें 1 है, तो 4 भी हट गया। फिर A 1 है, B 0 है, फिर आंसर 0 आएगा। इसमें 1 है तो ये भी हट गया, इसमें 0, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके चेक किया जा सकता है ना। तो सीधा आप ऐसे चेक कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए कंडेंसर इन ऑर्डर टू रन ए बल्ब रेटेड 100 वॉट 10 वॉट 60 वोल्ट। एक बल्ब है, ये 10 वॉट 60 वोल्ट का है, और इसके बगल में एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। एसी सोर्स का वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट। ये आरएमएस वोल्टेज होगा। जब हम इसको आरएमएस ले रहे हैं तो बल्ब का भी सब कुछ आरएमएस ही मानेंगे, तो इसलिए इसमें कन्वर्ट नहीं करना कुछ भी। ऐसा नहीं करेंगे आप पीक करंट या पीक वोल्टेज निकालिए। जब एक आरएमएस दिया हुआ है तो इसमें भी सारा डाटा आरएमएस का ही लेंगे। यही क्वेश्चन डीसी में आया होता तो आरएमएस एवरेज का मतलब ही नहीं था। एसी में आया तो बल्ब का सारा डाटा भी आरएमएस वाला ही लेंगे, इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जब कुछ कहा नहीं गया, कन्वर्ट ही नहीं करना कुछ। आप कह रहे हैं बताओ कितना लगा दें, तो लगा क्यों दे, देखो ये 10 वॉट 60 वोल्ट, यानी 10 वॉट 60 वोल्ट का मतलब बल्ब को जब 60 वोल्ट का आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये 10 वॉट पावर देगा, मैक्सिमम चमकेगा, और वो 10 वॉट के बराबर चमकेगा, पावर देगा। 60 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, करोगे तो बल्ब डैमेज हो जाएगा। वोल्टेज यहां कितना अप्लाई किया गया, 100 वोल्ट, तो इसका मतलब ये बल्ब ऐसे डैमेज हो जाता। डीसी में ये सवाल जब करते थे तो इसको डैमेज, ये आ भी चुका है नीट में आपके इस तरह का सवाल डीसी में, और हमने कराया भी क्लास में, कई सारे वैरायटी के सवाल कराए। डीसी में ये सवाल आता है तो यहां पर हम लोग बगल में एक रेजिस्टेंस लगाकर इसको बैलेंस करते थे। यहां उन्होंने रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा दिया, जो कि एसी में तो कैपेसिटर में भी एक्सी होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो उन्होंने ये लगा दिया। अब पूछ रहे हैं कितना कैपेसिटेंस हो कि ये बैलेंस, ये बल्ब काम करे। तो आप जानते हो मैक्सिमम करंट जो होगी, बल्ब जो बियर कर सकता है वो कितनी बियर कर सकता है, जिसको हम लोग रेटिंग करंट बोलते थे। रेटिंग करंट होती थी P/V। P दिया है 60, 10 और ये 60, तो 10/60 यानी 1/6 एम्पियर करंट मैक्सिमम ये बियर कर सकता है। अब ये आरएमएस वैल्यू है कि पीक वैल्यू, उसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको। ये आरएमएस है तो सब कुछ आरएमएस ही निकलेगा। तो 1/6 एम्पियर करंट मैक्सिमम ये बियर कर सकता है। अब कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप चले जाओ नीचे। तो 1/6 एम्पियर की करंट मैक्सिमम ये बियर कर सकता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इसके लिए सी कितना होना चाहिए। तो सिंपल है, आई का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, आई इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं V/Z। आई 1/6 है, V 100 है, और Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XC²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √R² प्लस XC² इक्वल टू 600 आ जाएगा। होल स्क्वायर करोगे तो R² प्लस XC² इक्वल टू 600 का स्क्वायर, इसको 6 × 10 के तो 36 × 10⁴ लिख लो, आसान रहेगा। XC² आ जाएगा 36 × 10⁴ माइनस R²। R आपको दिया गया है, रेजिस्टेंस बल्ब का निकालना पड़ेगा, और वो होता है V²/P, पता है सबको। V 60 है तो 60 का स्क्वायर, P 10 है, ये 3600/10 मतलब 360 ओम आएगा। तो ये -360 का स्क्वायर, मतलब इसको भी 36 × 10⁻² लिख सकते हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है। XC² सॉल्व करोगे तो ये 36 × 10⁻² कॉमन ले लो, तो यहां 10⁻², 100 - 1, कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या। R² प्लस XC² किया तो ये आ गया 36 × 10⁻⁴, ये सही है। XC² निकालेंगे तो 36 × 10⁻⁴ माइनस ये करेंगे, वो 360 आया। अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस आया है 360 ओम, तो उसको 360 का स्क्वायर लिखेंगे।
360 का स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा तो वही 36 इंटू 10 की पावर 2। हाँ, तो ये आएगा 36 इंटू 10 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 100 बचेगा, और यहाँ 36 इंटू 10 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो 36 बचेगा। ठीक है, सही है। तो ये आएगा 36 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 2, ये एक्सी स्क्वायर आ गया। तो एक्सी आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 36 का 6 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, और 10 की पावर 2 का 10 आ जाएगा, तो ये 480 ओम आ जाएगा, 480 ओम, यानी सही ऑप्शन होगा फोर्थ, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नीट में, क्वेश्चन नंबर 32 ऐसा क्वेश्चन नीट में डीसी में आया था और वहां आर पूछा गया था। ये एसी में वही क्वेश्चन है और सी पूछा गया, पूछा आ ही गया है, बस सी के फॉर्म में। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज 4 ओम एंड एट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज 5 ओम। तो कह रहे हैं बताओ अल्फा कितना होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा क्या होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हैं, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। पहला डाटा दिया है रेजिस्टेंस 4 ओम है, 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस R0 मान लेते हैं, अल्फा अल्फा और थीटा दिया है 100। दूसरा रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, 0 वाला टेम्परेचर रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, अल्फा वही रहेगा, टेम्परेचर दिया है कितना 600। ये दोनों डाटा लिख लिए, डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे R0 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस 600 अल्फा, ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 2400 अल्फा इक्वल टू 5 प्लस 500 अल्फा, 2400 माइनस 500 1900 अल्फा, ये 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, तो अल्फा 1 अपॉन 1900 आएगा। इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 19 इंटू 10 की पावर -2, या 100/19 इंटू 10 की पावर -4। 100/19 लगभग 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर -4 पर सेल्सियस डिग्री। सही आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में और भी निकालना बताया हमने, वो पैटर्न याद रखो, रिवाइज कर लो आज ही जाकर। ट्रिक्स बताइए बहुत सारी छोटी छोटी। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। इन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड 0 होता है, तो ई प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ए का 3 फर्स्ट में है, ए का 3 फोर्थ में है, तो थर्ड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो ई प्रोपोर्शनल टू आर होता है अंदर, ई इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है अंदर, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर, इससे मैच करेगा 4, तो बी से 4 दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस एंड दिस, 0, 0, माइनस से z एक्सिस पर होगा, 0, 0, a, ये भी z एक्सिस पे होगा, ये -z पे होगा, वो +z पे होगा। द पोटेंशियल एट पॉइंट 0, 0, z, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है वो भी 0, 0, z, यानी z एक्सिस पे ही दिया है। तो अब आप गड़बड़ हो जाओगे अगर आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर आप जेड वेड एक्सिस के चक्कर में पड़ गए। यहाँ एक्सिस का कोई रोल ही नहीं, बस इतना पता सब जेड एक्सिस पे रखे हैं तो जेड पे रखो, जेड को ऐसे ही मान लो, इसको मान लिया जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, इसी को जेड एक्सिस मान लिया। अब एक चार्ज रखा है -q, वो रखा है 0, 0, -a, यानी a डिस्टेंस पे यहाँ -q चार्ज रखा है, इधर a डिस्टेंस पे यहाँ +q चार्ज रखा। भाई अगर इसको हम z एक्सिस मान रहे हैं, इसको z एक्सिस मान रहे हैं, अगर हम लोग इसको z एक्सिस का नाम अगर हम दे रहे हैं, ये z एक्सिस है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, 0, a, ये क्या हो जाएगा 0, 0, -a। अच्छा पोटेंशियल कहाँ निकालना है,
वो 0,0,z पे निकालना है। अब 0,0,0 z और z ग्रेटर देन ए दिया है, ग्रेटर देन ए का मतलब इसके पीछे होगा। तो यानी वो जो पॉइंट जहां पोटेंशियल निकालना है वो यहां कहीं है z डिस्टेंस पे, ये पॉइंट होगा। अब तुम्हें सिर्फ घबराने के लिए, आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करवाने के लिए इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया गया, वरना ये सिंपली डाइपोल नहीं दिख रहा आपको, ये सिंपली एक डाइपोल है। लेकिन शॉर्ट डाइपोल मान के आंसर नहीं लिखेंगे। डाइपोल के लिए कौन सी पोजीशन हो गई? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल का जनरल फार्मूला क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं लगेगा। क्या होता है? 1/4πε0 P/r² माइनस L²। P होता है Q इंटू लेंथ। लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी बताओ? यहां से वहां तक डाइपोल है, लेंथ 2a हो जाएगी, तो P की जगह रख दिया Q इंटू 2a। R होता है सेंटर से गिवन पॉइंट की डिस्टेंस, और सेंटर से गिवन पॉइंट की डिस्टेंस Z गिवन है, तो Z हो जाएगा R। L होता है डाइपोल की लेंथ का हाफ, तो यानी जिसको हम L कहते हैं वही यहां A दिया हुआ है, तो Z² माइनस A²। तो सीधा आंसर आ गया 1/4πε0 Q इंटू 2a बाई Z² माइनस A²। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? कोई कंफ्यूजन? A wire of area of cross section 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर, ये A दे दिया गया आपको, is increased in length by 0.1%, इसकी लेंथ 0.1% बढ़ गई। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? डेल्टा L अपॉन L, या लेंथ इंक्रीज इन लेंथ अगर x मान लें तो x अपॉन L इंटू 100, ये आपको दिया है 0.1, यानी x बाई L की वैल्यू आ गई 0.1/100, ये दिया हुआ। द टेंशन प्रोड्यूस्ड इज 1000 न्यूटन, टेंशन F जो फोर्स लगाते थे वो 1000 न्यूटन। यंग्स मॉडुलस पूछ, क्वेश्चन समझ में आता है? इस तरह के क्वेश्चनों में वायर को स्प्रिंग मान के करते थे हम लोग। F इक्वल टू KX, K क्या होता है? YA/L, ये हो गया। आपको Y पूछा गया, Y कितना आएगा? FL/X, वैल्यू रख दो। F दिया है आपको 1000, A दिया है आपको 10 to the power minus 6, x बाई L आया है 0.1/100, तो L बाई x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 0.1, तो L बाई x की जगह रख दिया 100 अपॉन 0.1। सॉल्व करो, ऊपर आएगा 10 की पावर 5, ये 6 ऊपर जाएगा 10 की पावर 11, ये 0.1 ऊपर जाएगा 10 की पावर 12, ये 10 की पावर 12 आंसर आएगा। तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, 10 to the power 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीधा वैल्यू रखनी। फिगर शोज ग्राफ ऑफ डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा और आई में ग्राफ दिया हुआ है। फॉर ए लाइट रे स्ट्राइकिंग अ प्रिज्म, प्रिज्म का लिए है डिविएशन में और आई में ऐसा ग्राफ बनता है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है, हम सब जानते हैं। ये ग्राफ दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, आसान है। ये जो एंगल है किसका बताया था? ये सेम डिविएशन दो एंगल पर होता, कोई भी डिविएशन ले लो, मिनिमम डिविएशन के अलावा प्रिज्म में कोई भी डिविएशन दो एंगल्स पे होता है। एक को आई बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा इमर्जेंस एंगल ई होता है। तो 30 डिग्री का डिविएशन भी दो बार आएगा, एक आई पर एक ई पर। आई 15 दिया है, ई 60 दिया है, ये डेल्टा हो गया 30। फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, डिविएशन का ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा 30 दिया है, आई की जगह 15, ई की जगह 60 और ए निकालना है, तो 30 इक्वल टू 75 माइनस ए, तो ए आएगा 75 माइनस 30 यानी 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो 45 डिग्री, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? वर्टिकल रेक्टेंगुलर डोर विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट O. See figure is fixed at two hinges A and B along one vertical length side of the door. ये एक डोर है, इधर किनारे फिक्स्ड है, A और B दो हिंज लगे हैं, पिवोट किया गया डोर को किनारे। द एंटायर वेट ऑफ द डोर इज सपोर्टेड बाय द हिंज A ओनली, इस बात पे ध्यान देना है। जो पूरे डोर का वेट है नीचे की तरफ, उसको केवल A बैलेंस कर रहा है,
यानी वेट का नॉर्मल रिएक्शन केवल ए पर आएगा, सीधा ये बताना चाह रहे हैं। देन द फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स डायग्राम फॉर द डोर, डोर के लिए फोर्स डायग्राम क्या हो, है ना। तो तुम्हें मालूम है डोर पे वेट लगेगा तो वेट इस पे लग रहा है, इस पे वेट लगेगा तो वेट सब में दिखाया गया, दिखाएंगे ही। नॉर्मल रिएक्शन केवल ए पे लगेगा, चूंकि ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि जो वेट है वो केवल जो है वो ए बैलेंस कर रहा है, लिखा है हिंज ए बैलेंस कर रहा है, तो इसका रिएक्शन केवल ऊपर लगेगा, तो ये सब में सही बना हुआ है। अब बाकी देखो कैसे होगा। वेट जो होगा, तुम इमेजिन करो कि वेट इस तरह से है, इमेजिन करिए कि जो वेट है वो इस तरह से डोर है, डोर इस तरह से है, इधर हिंज्ड है, वेट इसका नीचे लग रहा है, यहां से लटक रहा है, तो जो वेट है वो इसको कैसे घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज, ऐसे करके क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाहेगा। और जरा देखो, इमेजिन करो जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ए को अपनी ओर खींचेगा, देखो ये हिंज ऐसे लगे हैं, एक हिंज यहां है, एक हिंज यहां है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ए को पुल कर रहा है अपनी तरफ, ए को खींच रहा है, ए को खींच रहा है यानी ए पर एक्शन लगा रहा है। तो जब ए पर ये एक्शन अंदर की तरफ लगाएगा तो इसका रिएक्शन जो ए पर लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, तो ए पे रिएक्शन जो इस पे लगाएगा वो बाहर की तरफ होगा। मेरी बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? ये यहां पे समझ लो, हम इसको पकड़े, अब डोर क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो मेरे हाथ को खींचेगा, तो एक्शन आगे लगा, तो हाथ इस पे रिएक्शन किधर लगाएगा, पीछे, तो ये पीछे आ जाए। तो क्लॉकवाइज घूमेगा क्यों, चूंकि जिसका वेट है वो देखो नीचे लग रहा है, अगर इसको वेट यहां नीचे लगाओ, यहां से सेंटर पे होल करके धागा बांधो और बड़ा सा एक पत्थर लटका दो नीचे, तो ये क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा, ऐसे वही काम वेट कर रहा है। अच्छा, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर वाले हिंज को तो खींच रहा है, लेकिन नीचे देखो क्या हो रहा है, नीचे वाला हिंज मेरी घड़ी को मान लो, तो जब ये ऊपर क्लॉकवाइज जाएगा तो नीचे घड़ी को अंदर की तरफ धक्का देगा, ऐसे घूमेगा तो घड़ी को अंदर की तरफ धक्का देगा, तो नीचे वाले हिंज को ये धक्का अंदर की तरफ देगा, एक्शन अंदर लगाएगा, तो उसका रिएक्शन इस पर किधर लगेगा, बाहर इस तरफ। नहीं बात समझ में आई? फिर से समझ लो, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, ऐसे रखा वेट, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये सिरा आगे जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा आगे जा रहा है, तो ये इस हिंज को आगे खींचेगा, डोर ने हिंज पे एक्शन आगे लगाया तो हिंज डोर पे रिएक्शन पीछे लगाएगा। फिर नीचे वाला हिस्सा देखो, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे वाला हिस्सा पीछे आ रहा है, नीचे वाला हिस्सा पीछे आएगा तो ये हिंज को धक्का पीछे की तरफ देगा, एक्शन पीछे लगेगा तो इसका हिंज इस पे रिएक्शन आगे लगाएगा। तो बस ये ध्यान देना है, अब जिसमें ऐसा बना होगा वो सही हो जाएगा। तो देखो, इसमें तो दोनों अंदर बने हैं, ये गलत हो गया, इसमें दोनों बाहर बने हैं, ये भी गलत हो गया, इसमें ये बाहर बना, ये अंदर बना, ये सही हो जाएगा, इसमें उल्टा बने हैं, ये अंदर ये बाहर, ये गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा सेकंड, है ना। ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद स्पीड 200 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए टारगेट, बुलेट एक टारगेट से टकराती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो पूछना है बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा बुलेट का, स्पेसिफिक हीट दी हुई। तो जब बुलेट टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर थी, फिर ये पूरा रुक गई बुलेट, तो यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में, इसी ने बुलेट का टेम्परेचर बढ़ाया, इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। m से m कैंसिल हो गया, निकालना क्या है, राइज ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो डेल्टा थीटा निकालना है, डेल्टा थीटा सीधे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2s, v आपको दिया हुआ है 200, तो 200 का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स, s आपको दिया हुआ है 500, आसान सा कैलकुलेशन है, कर ही लोगे, ये 200 इंटू 200 बाई 2 इंटू 500, ये 0 0 कट गए, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, एक और 0 कट गया, 20 इंटू 2 40 आ जाएगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। 40 नंबर का क्वेश्चन है, मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज इनवर्सली एज डेंसिटी ऑफ द गैस। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आप सब जानते हो, ये होता है 1/√2 पाई n स्टार डी स्क्वायर। n स्टार होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और n स्टार जो होता है ये जानते हो प्रोपोर्शनल टू T/P होता है।
पीवी इक्वल टू एन के टी होता है। यहां से v इधर ले जाओगे तो n बाई वी क्या बन जाएगा, n स्टार, और वो आएगा p बाई के टी, तो ये प्रोपोर्शनल टू p बाई टी हो जाएगा। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्टार है तो हम कह सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू t बाई पी हो जाए। लेकिन p तुम जानते हो p होता है रो आर टी बाई एम या रो के टी बाई एम। टी टी कैंसिल हो गया, ये m बाई रो के आ गया। m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो यहां से पता चल गया लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज इनवर्सली एज डेंसिटी ऑफ द गैस। नॉर्मली समझना चाहते हो तो ऐसे कह सकते हो कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी गैस की, मीन फ्री पाथ क्या होता है, दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज गैप, जितना एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल चलता है दो लगातार मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी गैप उतना कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल उतना पास पास आते जाएंगे। तो यहां से कह सकते हो लैम्डा रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एग्जैक्टली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि भाई ऐसा कि जब हम डेंसिटी बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम हो जाएगा, ये बात तो तब भी सही होती जब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो स्क्वायर होता, 1 बाई रो क्यूब होता, 1 बाई रो की पावर 10 होता। अब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो तभी है जब ये पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा, तभी डिराइव होकर ऐसा आएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। नीचे कह रहे मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। रीजन भी सही है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। भाई जो मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन दी वो उनका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और इसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि जब हम डेंसिटी बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी, जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो जगह खाली जगह कम हो जाएगी, तो यानी लैम्डा कम हो जाएगी। वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन तब के लिए ठीक था जब एसर्शन में लिखा होता कि रो बढ़ने पर लैम्डा कम होगा या डेंसिटी बढ़ाने पर लैम्डा घटता है, ये कहा जाता तो ये रीजन सही माना जाता। इसमें लिखा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो का मतलब लैम्डा वेरीज इनवर्सली एज डेंसिटी। इनवर्सली एज डेंसिटी का मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो एग्जैक्टली दिया है। ये तभी होगा जब हम ये कैलकुलेशन इस तरह से कर पाएंगे। तो ये जो रीजन लिखा है ये सही है लेकिन एक्सप्लेन सही नहीं करता। तो आंसर में जो भी दिया हो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग सही आंसर रखेंगे सेकंड वाला, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप समझ सकते हो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है ना। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन जैसे क्या होता है, ऐसा लिखा होना चाहिए था कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्टार, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, ऐसा कुछ लिखा होता है। इसी रास्ते से तो हम यहां तक पहुंचे हैं, तो ये रीजन सही माना जाता। वो जो लिखा है वो रीजन तो वो तो अगर इस ये तो तब भी हो सकता था जब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो स्क्वायर होता, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो क्यूब होता, ये तब भी हो सकता था। तो एग्जैक्टली इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है ना। तो आंसर करेक्ट कर लीजिएगा जो भी होगा। ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। पिच दिया है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 दिए हैं। तो हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे सीधे सीधे, 1 बाई 50.02 आ गया। इस क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। स्क्रू गेज रीड्स 3 सर्कुलर डिविजन्स व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन जार्स ऑफ द स्क्रू गेज। ये आपको जीरो एरर दे देगा। जीरो एरर वगैरह को और एक्सप्लेन करेंगे हम अभी आपको। जीरो एरर में 3 सर्कुलर डिवीजन है तो 3 इंटू 0.02, ये जीरो एरर आ जाएगा 0.06। रीडिंग जो आई है डायमीटर की वो 7 डिवीजन आई है, 7 डिवीजन यानी 7 मिलीमीटर हो जाएगा ये लीनियर स्केल पे। और 36 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे आए हैं तो जो रीडिंग होगी वो होगी 7 मिलीमीटर प्लस 36 इंटू लीस्ट काउंट 0.02, तो ये 7 प्लस 0.72 आ जाएगा। तो ये 7.72 आ गया, लेकिन इसमें से जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा। तो सही रीडिंग जो होगी, करेक्ट रीडिंग, वो हो जाएगी 7.72 माइनस 0.06, ये 7.66। ये सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। इसको हम और ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे आपको अलग से स्क्रू गेज के विषय में, जो कि कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन है।
तो पूरा डिटेल में बताएंगे। जीरो एरर कब जोड़ना होता, घटाना कब, प्लस कब माइनस, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, सब कुछ बताएंगे डिटेल में, ठीक है ना। YDAC में कह रहे हैं एक स्लिट चौड़ी है, एक कम चौड़ी है, तो एम्पलीट्यूड लाइट का दोनों से सेम नहीं। IM, सिंपल क्वेश्चन ये है, एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट फ्रॉम वन इज डबल दैट ऑफ अदर। मतलब क्वेश्चन समझ लो क्या है, ये YDAC का डिटेल है, एक स्लिट चौड़ी है और एक कम चौड़ी है, तो एक का एम्पलीट्यूड दूसरे का डबल है, तो इसका एम्पलीट्यूड A है तो इसका 2 है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर के होती है, तो जब एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी, मतलब इसकी I0 है तो इसकी 4I0 होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी को उन्होंने IM नाम दिया है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और उस हिसाब से I1 की वैल्यू है I0 और I2 की वैल्यू है 4I0 का होल स्क्वायर। ये करेंगे तो ये 3√I0, ये 9I0 आ जाएगा, तो IM इतना आ गया, तो I0 की वैल्यू हो गई IM/9। ये I0 सॉल्व होकर आ गया, है ना, I0 की वैल्यू मिल गई। अब कह रहे हैं वहां पे नेट इंटेंसिटी बताओ जहां फेज डिफरेंस पाई का है, तो जहां फेज डिफरेंस पाई का होगा वहां नेट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos डेल्टा फाई। I1 आपको I0 दिया है, I2 आपको 4I0 दिया है, 2√I0 इंटू 4I0 cos डेल्टा फाई। सॉल्व करेंगे तो I आएगा 5I0 प्लस ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 4I0 cos डेल्टा फाई। I0 कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस 4 cos डेल्टा फाई। I0 की वैल्यू IM/9 आई थी, तो इसको IM/9 लिख देते हैं। अंदर आया 5 प्लस 4 cos डेल्टा फाई। आंसर मैच करते हैं। IM/9 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें है और इसमें। ये 4 प्लस 5 cos फाई अपना आया है 5 प्लस 4 cos फाई, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो यही हुआ। चेक भी कर लेते हैं कैसे। इसमें cos स्क्वायर देखो एंगल आधा हो गया है, डबल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे देखो, IM/9 5 प्लस 4, इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा IM/9, ये 8 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 4 आएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 8 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा 4, है ना। हमने ये सब कैलकुलेशन आपको सिखाए थे और बताया था, इसको याद रखिए। कल बेसिक मैथ्स की क्लास में भी ये फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट वाइज लिखवाया था, किस तरह से cos 2 फाई का फॉर्मूला यूज होना है। A planet revolves around sun in elliptical orbit. The aerial velocity of the planet is इतनी। एरियल वेलोसिटी आपको बताया गया है dA/dt और इसकी वैल्यू होती है L/2m। L होता है एंगुलर मोमेंटम और वो होता है mvr, यानी ये एरियल वेलोसिटी हो गई vr/2। कह रहे सन और उसके बीच में मैक्सिमम स्पीड तो ये पता है जहां स्पीड मैक्सिमम होती है वहां डिस्टेंस मिनिमम होती है, जहां डिस्टेंस मैक्सिमम होती है वहां स्पीड मिनिमम होती है। तो dA/dt की वैल्यू दे दी गई आपको 2 इंटू 10⁻16। v आपको दिया गया है इतना, मैक्सिमम स्पीड निकालनी, डिस्टेंस दी हुई है, v निकालना है, डिस्टेंस आपको दी है 2 इंटू 10⁻12/2। 2 2 कैंसिल, 10⁻16 से 10⁻4 ये कैंसिल होगा, 4 बचेगा, तो v आ जाएगा सीधे सीधे 2 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड।
किलोमीटर में करना तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो v आ जाएगा 2 इंटू 10 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी सही आंसर होगा 20 किलोमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ये सब बातें सोच के बनाई जाती हैं कि जैसे ये सब लिखा जाता है कि ऐसे लिखिए, ये देने का पर्पज़ यही होता है क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है एग्जाम में, आप नहीं ध्यान दे पाएंगे, मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, यहाँ नहीं दिया वैसा, कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा टाइम किल होगा आपका, फिर नहीं समझ आएगा तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये सब गलतियां कराने के लिए ये सब दिया जाता है, तो इसी की आदत डालनी टेस्ट के थ्रू, आपको एक एक बात पे ध्यान देना है क्वेश्चन में। एक फोर्स अप्लाई किया गया है ब्लॉक पे, पूछ रहा है एक्सेलरेशन बता दो ब्लॉक का, तो एफबीडी बनाओ ब्लॉक का। फोर्स का इधर कंपोनेंट होगा 20√2 cos 45, यार ये 20 आ जाएगा, इधर भी 20 आ जाएगा sin 45 करके। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा,